रात का वक्त था। हवाएं कुछ ज्यादा ही सर्द और अजीब सी लग रही थी। भीमगढ़ के उस छोटे से गांव के पास एक पहाड़ी थी, भैरव पहाड़ी। उसी पहाड़ी के ऊपर थी चादर वाली दरगाह। बरसों से सुनसान पड़ी थी वो दरगाह। लोग कहते थे कि वहां कुछ है, कुछ जो दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है। कहानी थी कि अगर किसी ने भी सूरज ढलने के बाद उस मजार पर चादर चढ़ाई तो वो इंसान फिर कभी चैन से नहीं सो सकेगा। पहले तो लोगों ने इस बात को अफवाह माना, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। 4 दोस्तों का एक ग्रुप था, रवि, किरण, जहीर और सलमा। ये लोग शौक रखते थे एडवेंचर का, यानी ऐसी जगहों पर जाना जहां डर हो, खतरा हो या कुछ रहस्यमयी हो। रवि ने एक दिन सबको कहा, भाई लोग, सुना है चादर वाली दरगाह पे रात में चादर चढ़ाओ तो कुछ हो जाता है, क्यों न चले और खुद देखें। बाकी सबने पहले तो मना किया, पर फिर एक्साइटमेंट के मारे मान गए। अगली रात सब एक बैग में हरी चादर लेकर भैरव पहाड़ी चढ़ गए। अंधेरे में हाथों में टॉर्च लिए, दिल में डर और मुंह पे मुस्कान, सब ऊपर दरगाह तक पहुंच गए। दरगाह टूटी फूटी थी, पर मजार साफ दिख रही थी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर रवि ने आगे बढ़कर चादर मजार पर डाल दी। लो भाई, कुछ नहीं हुआ, रवि ने हंसते हुए कहा। पर उसी वक्त एक जोर की हवा चली, टॉर्च की रोशनी लड़खड़ाई और एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से आया हूं कह रहा हो। सलमा ने धीरे से कहा, चलो अब वापस चलते हैं। मस्ती हो गई। सब हंसते हुए नीचे उतर गए। लेकिन जब रात को सब अपने अपने घर सोए, तब कहानी ने मोड़ लिया। रवि की मां सुबह सुबह चिल्लाई, रवि, कहाँ चला गया तू रात को? रवि अपने घर के गेट से बाहर बुरी हालत में बेहोश पड़ा मिला। उसके पैर मिट्टी से सने हुए थे और उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, चादर मैंने नहीं चढ़ाई, माफ कर दो, चादर नहीं। उसी दिन किरण की भी हालत बिगड़ गई। रात को नींद में उठकर वो भी दरगाह की तरफ चल पड़ा। उसके पापा ने जैसे तैसे उसे पकड़कर रोका, पर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो होश में नहीं था। फिर खबर आई, जहीर की नींद में मौत हो गई। उसने नींद में चलते चलते घर की छत से छलांग लगा दी थी। और सलमा, वो गायब हो गई। गांव में हड़कंप मच गया। सबने कहा, हमने तो पहले ही कहा था, दरगाह से छेड़छाड़ मत करो। तभी शहर से आई एक औरत, नाम था उसका नजमा फारूकी। दिखने में बिल्कुल आम औरत, पर असल में एक बहुत ही होशियार जासूस थी। उसने पुलिस से केस लिया और गांव में रुक गई। नजमा ने सबसे पहले दरगाह पर जाकर मजार को देखा। वहां की हवा में कुछ अलग था, कुछ भारी सा। फिर वो रवि से मिली, जो अब भी सदमे में था। रवि ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, नींद में मैं दरगाह की तरफ चलता हूं, कोई मुझे खींचता है। सपने में एक औरत दिखती है, उसका चेहरा नहीं दिखता, पर वो कहती है, चादर वापस ला। नजमा चौंकी और बोली, क्या ये सब नींद में ही हो रहा है? रवि ने सहमे हुए सिर हिलाया। अब नजमा को लगने लगा कि मामला सिर्फ अंधविश्वास का नहीं है। यहां कुछ ऐसा था जो सपनों के जरिए लोगों के होश पर कब्जा कर रहा था। पर वो कौन थी वो औरत? और चादर में ऐसा क्या था? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए नजमा ने अपना पहला कदम दरगाह की पुरानी कहानी की तरफ बढ़ाया। एक कहानी जो अब तक किसी ने नहीं सुनी थी। नजमा फारूकी ने उस रात देर तक दरगाह की तरफ देखने वाली खिड़की के पास बैठकर सोचा, कुछ तो था जो दिख नहीं रहा था। सपनों के जरिए कोई या कुछ
इन लोगों की नींद को चुरा रहा था। ये सिर्फ एक डरावना इत्तेफाक नहीं था, ये एक चेतावनी थी। अगली सुबह वो गांव के सबसे बूढ़े आदमी से मिली, रहमत चाचा। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, पर आंखों में अब भी सच्चाई देखने की ताकत थी। नज़मा ने पूछा, चाचा, क्या आपको कुछ याद है इस दरगाह के बारे में? पहले क्या हुआ था यहां? रहमत चाचा की आंखें कुछ पल को दूर देखने लगी, जैसे किसी पुराने वक्त में झांक रहे हों। फिर बोले, बहुत साल पहले की बात है बेटी, जब मैं छोटा था। उस वक्त ये दरगाह बहुत मशहूर थी। लोग दूर दूर से चादर चढ़ाने आते थे। लेकिन एक रात कुछ हुआ। एक औरत आई थी, अकेली, काली साड़ी में, बहुत देर तक मजार के पास बैठी रही। सुबह हुई तो मजार पर लाल रंग की चादर थी, जिस पर काले धागे से कुछ लिखा था। किसी ने पढ़ने की कोशिश की तो आंखों से खून बहने लगा। उस दिन के बाद सबने उस दरगाह को छोड़ दिया। नज़मा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से पूछा, उस औरत का क्या हुआ? रहमत चाचा की आवाज कांप गई। पता नहीं। किसी ने नहीं देखा कि वो गई भी या नहीं। लेकिन उसी रात से लोग नींद में चलकर दरगाह तक जाने लगे थे और फिर एक एक करके मरने लगे। नज़मा अब समझ रही थी कि ये कोई साधारण केस नहीं है। उसने रवि से दोबारा मुलाकात की। इस बार रवि का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन होश में था। नज़मा ने उससे कहा, अगर तुम्हें फिर से वो सपना आए तो डरो मत। देखो कि वो औरत क्या चाहती है। रात को रवि को फिर सपना आया, लेकिन इस बार वो डर के बजाय उस सपने में झांकने की कोशिश करने लगा। वो खुद को दरगाह के अंदर देख रहा था। सामने वही औरत, बिना चेहरा, पर इस बार उसकी आवाज साफ थी। जिसने चादर चढ़ाई, उसे वापस लाओ, वरना सब सोते सोते मरेंगे। सुबह रवि ने ये बात नज़मा को बताई। अब कहानी एक कदम और आगे बढ़ी थी। चादर में कुछ था। हो सकता है वो चादर अब भी मजार पर हो। नज़मा ने गांव के 2 जवान लड़कों को साथ लिया और दिन में ही दरगाह की तरफ निकली। दरगाह पर पहुंचते ही अजीब सी खामोशी ने सबको जकड़ लिया। हवा चल रही थी, लेकिन पत्ते नहीं हिल रहे थे। सूरज सिर पर था, लेकिन दरगाह के आसपास अंधेरा सा लग रहा था। नज़मा ने मजार के पास जाकर चादर हटाई, पर नीचे जो दिखा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। मजार के ठीक नीचे पत्थर हटाकर किसी ने एक पुराना डिब्बा रखा था। नज़मा ने जब उसे खोला तो अंदर थी एक और चादर, काली, मोटी, और उस पर लाल धागे से कुछ लिखा हुआ था। अक्षर सीधे नहीं थे, उल्टे और तिरछे, जैसे किसी ने जानबूझकर उलझे हुए इरादों से लिखा हो। उसी पल एक जोर की चीख गूंजी, दूर पहाड़ी के दूसरी तरफ से। तीनों लोग डर के मारे वहीं रुक गए। नज़मा ने लड़कों को इशारा किया, डरना नहीं, हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हमें सच्चाई तक पहुंचना है। रात को गांव में हलचल मच गई। सलमा, जो 3 दिन से गायब थी, वापस आ गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें सीधी एक जगह देख रही थी और वो सिर्फ एक ही लाइन बार बार बोल रही थी, मैं चादर वापस लेने आई थी, लेकिन अब मैं किसी और की हूं। नज़मा दौड़ती हुई वहां पहुंची। सलमा की हालत देखकर सब सहम गए। उसके माथे पर किसी ने कुछ लिखा था, लाल स्याही से, नींद मेरी है, जिस्म तुम्हारा। गांव के मौलवी ने जब वो लाइन देखी तो हक्का बक्का रह गए। उन्होंने धीरे से कहा, ये किसी इंसान की बात नहीं, ये जिन्न की निशानी है। अब नज़मा समझ गई थी, ये सिर्फ एक अभिशाप नहीं था, ये एक सौदा था जो बरसों पहले किया गया था। कोई औरत, कोई ऐसा वजूद
जो दरगाह पर चादर के जरिए नींदें खरीदता था और बदले में कुछ छोड़ जाता था, मौत, पागलपन या खोए हुए जिस्म। पर सवाल अब भी वही थे, क्यों? किसके साथ हुआ था ये सौदा? और क्या ये चादर उस राज की चाबी थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगली रात किसकी बारी थी? नज़मा फारूकी को अब यकीन हो चुका था कि ये केस सिर्फ नींद में चलकर मरने वालों का नहीं है। ये दरगाह, वो चादर, वो औरत, ये सब एक ऐसे राज से जुड़े थे जिसे किसी ने जानबूझकर दफना दिया था। लेकिन अब वो राज फिर से जिंदा हो रहा था। सलमा की हालत और माथे पर लिखा हुआ वो डरावना जुमला, नींद मेरी है, जिस्म तुम्हारा, अब भी नज़मा के कानों में गूंज रहा था। वो जानती थी कि अब वक्त बहुत कम था। उसे उस सौदे का सच जानना ही होगा। अगली सुबह वो सलमा के घर पहुंची। सलमा चुपचाप बैठी थी। उसकी मां रो रही थी। नज़मा ने धीरे से सलमा के पास जाकर पूछा, तुम्हें क्या याद है? तुम कहाँ गई थी 3 दिन तक? सलमा ने पहले कोई जवाब नहीं दिया। फिर बहुत धीरे से बोली, मैं दरगाह के अंदर गई थी। दरवाजा अपने आप खुल गया था। अंदर अंधेरा था, बहुत ठंड थी, और वो वहां थी, वही औरत। उसके पास कोई चेहरा नहीं था, बस एक आवाज। वो कहती रही, चादर मेरी है, तू भी अब मेरी है। नज़मा ने पूछा, क्या तुमने कुछ दिया उसे, या उसने कुछ मांगा? सलमा की आंखों में डर लौट आया। उसने कहा, अगर मैं नहीं दूंगी तो मां मर जाएगी। तो मैंने हां कह दिया। फिर मुझे कुछ याद नहीं। नज़मा समझ गई कि ये औरत किसी की मजबूरी से खेलती है, डर दिखाकर सौदा करवाती है। अब उसे इस औरत की सच्चाई तक पहुंचना था। वो दरगाह वापस गई, इस बार अकेली। सूरज डूब चुका था, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। मजार के पास बैठकर उसने वो काली चादर अपने पास रखी और आंखें बंद की। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक हवा चलने लगी, तेज, इतनी तेज कि दरगाह के बाहर लगे पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। फिर एक ठंडी लहर उसके गाल से टकराई और कानों में एक फुसफुसाहट आई, तुम भी देखोगी जो सबने देखा। नज़मा को नींद आने लगी। उसकी पलकों पर बोझ बढ़ता गया, और तभी उसने खुद को सपने में देखा। दरगाह के अंदर एक लंबा गलियारा, दीवारों पर टंगी हुई उल्टी लिपियों वाली तख्तियां, और आखिर में एक दरवाजा। उसने दरवाजा खोला और वहां बैठी थी वो औरत। इस बार उसका चेहरा था आधा इंसानी, आधा जला हुआ। आंखें लाल, होंठ सिले हुए और सिर झुका हुआ। औरत ने कहा, मैं मरी नहीं हूं। मुझे दफनाया गया, पर जिंदा, क्योंकि मैंने प्यार किया था, गलत से लेकिन सच्चा। और उन्होंने मुझे दरगाह में बंद कर दिया, इसी मजार के नीचे। मेरी नींदों को छीन लिया। अब मैं सबकी नींद ले रही हूं, एक एक करके। जब तक कोई मेरी कहानी नहीं सुनेगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। नज़मा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये सिर्फ एक भूतनी नहीं थी, ये एक औरत थी जिसे जिंदा गाड़ दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि उसने किसी से प्यार किया था जिसे समाज ने नामंजूर कर दिया। नज़मा ने पूछा, किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? औरत ने अपनी उंगली उठाई और एक नाम हवा में तैर गया, बैरम शाह। बैरम शाह, गांव का वही पुश्तैनी खानदान जिसके पूर्वजों ने कभी इस दरगाह को बनवाया था। अब तक सब उन्हें इज्जत की नजर से देखते थे, लेकिन शायद उन्हीं में कोई इस जुल्म का हिस्सा था। अचानक सपना टूट गया। नज़मा की आंख खुली। उसके चारों तरफ दरगाह में साया सा घूम रहा था, लेकिन अब वो डर नहीं रही थी। उसके पास जवाब था।
पहली बार किसी ने उस औरत की बात सुनी थी। शायद इसलिए अब वो इंतकाम लेने के बजाय बात करने के लिए तैयार थी। लेकिन सवाल अब और बड़े हो गए थे। बैरम शाह ने क्यों उसे जिंदा दफनाया? उस औरत का नाम क्या था? और क्या अब भी कोई है जो उसी सौदे को आगे बढ़ा रहा है? उसी रात गांव की सबसे नई मौत हुई। एक छोटा बच्चा, सिर्फ 10 साल का, जो कभी दरगाह नहीं गया था, लेकिन नींद में चलते चलते उसकी सांस बंद हो गई। नज़मा जान गई, अब खेल बदल चुका था। अब ये सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं रहा जिन्होंने चादर चढ़ाई थी। अब ये सब पर असर डालने लगा था। उसका अगला कदम था बैरम खान, बैरम शाह का पोता। जिंदा गड़े हुए सच को अब जुबान देनी होगी। गांव में डर फैल गया था। 10 साल के मासूम रेहान की नींद में हुई मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। अब यह मामला सिर्फ उन बेखौफ नौजवानों तक सीमित नहीं रहा था जिन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाई थी। अब तो ये किसी को भी निशाना बना सकता था। नज़मा फारूकी को अब यह भी यकीन हो चला था कि ये नींद का सौदा एक श्राप बन चुका है जो धीरे धीरे पूरे गांव को निगलने लगा है। नज़मा ने अगले दिन सीधे बैरम खान के हवेली का रुख किया। बैरम खान गांव के रईसों में से था। घोड़े, खेत, नौकर, सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक अजीब बात थी, वो हमेशा दरगाह से दूर रहता था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। नज़मा ने उसके हवेली का दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद एक बूढ़ा नौकर आया और डरते हुए बोला, साहब अभी मिल नहीं सकते, तबीयत ठीक नहीं है। नज़मा ने ठंडे लहजे में कहा, कह देना नज़मा फारूकी आई है, और अगर आज नहीं मिला तो कल वारंट लेकर आऊंगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और बैरम खान खुद सामने आया। उम्र रही होगी कोई 50 के आसपास। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और चाल में घबराहट थी। नज़मा ने बिना वक्त गवाए पूछा, आपके दादा बैरम शाह ने दरगाह के नीचे किसी औरत को जिंदा गाड़ा था, है ना? बैरम का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आपको किसने बताया ये सब? उसने कांपते हुए पूछा। उस औरत ने खुद, नज़मा बोली। आपके ही बुजुर्गों की दरगाह में बंद है वो चाहती है कोई उसकी कहानी सुने, और जब तक उसकी आवाज सुनी नहीं जाती वो लोगों की नींदें लेती रहेगी। बैरम खान धीरे धीरे बैठ गया, जैसे उसके पैरों में जान न हो। उसका नाम फैजा था। उसने कहा, खूबसूरत थी पर गरीब थी। मेरे दादा के छोटे भाई नवाब इमरान उससे प्यार करने लगे थे। बात जब फैली तो पूरा खानदान शर्मिंदा हो गया। एक गरीब तवायफ की बेटी को बहू बनाने का मतलब था इश्क का जनाजा। उन्होंने फैजा को बुलाया और कहा कि अगर वो इमरान से दूर हो जाए तो उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो नहीं मानी। और फिर क्या? नज़मा ने जोर दिया। फिर उन्होंने एक रात उसे दरगाह में बुलाया, कहा कि उसे इमरान से मिलवाया जाएगा, और फिर उसे वहीं मजार के नीचे जिंदा दफना दिया गया। और इमरान? नज़मा ने पूछा। उसे किसी को कुछ पता न चले इसलिए बाहर भेज दिया गया। वो कभी वापस नहीं आया। नज़मा ने गहरी सांस ली। अब उसकी कहानी पूरी होने लगी थी। फैजा की मौत इत्तेफाक नहीं थी, वो सोची समझी साजिश थी। उसकी रूह अब लोगों से नींदें ले रही है, नज़मा ने कहा। और अब तक जो मरे हैं उनमें एक पैटर्न है। हर कोई किसी न किसी तरह झूठ का हिस्सा था। लेकिन अब एक बच्चा मरा है जो सिर्फ बेगुनाह था। बैरम ने डबडबाई आंखों से देखा। मैंने कोशिश की थी दरगाह बंद रखवाने की, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। नज़मा उठ खड़ी हुई। अब वो दरगाह खुलेगी नहीं, खुद खिलेगी।
और मैं उस जिंदा गाड़े सच को बाहर निकालूंगी। अगली रात नज़मा अकेली गई, हथौड़ा और फावड़ा लेकर। सलमा भी साथ आई, जिद करके। वो अब डरना नहीं चाहती थी। दरगाह में अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ सांस रोके इंतजार कर रहा हो। उन्होंने मजार के चारों ओर मिट्टी को हटाना शुरू किया। कई घंटे बीत गए। अंधेरा घना हो चुका था। पीपल की शाखाएं डरावनी परछाइयां बना रही थी। और तभी फावड़े की चोट किसी लकड़ी की चीज से टकराई। सलमा चिल्लाई, दीदी, यहां कुछ है। नज़मा ने हाथों से मिट्टी हटाई और एक पुराना सड़ा हुआ लकड़ी का ढांचा निकला, जैसे कोई ताबूत। उसी पल एक तेज झोंका आया। दरगाह की दीवारें गूंजने लगी। मजार की चादर अपने आप उड़ गई और हवा में फड़फड़ाने लगी। और उस चादर के नीचे वही लफ्ज थे जो सलमा के माथे पर थे। नींद मेरी है, जिस्म तुम्हारा। नज़मा ने ताबूत खोला। अंदर एक कंकाल था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थी। सलमा पीछे हट गई। ये कैसे मुमकिन है? और तभी दोनों को एक साथ किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी। और फिर वही फुसफुसाहट, मेरी कहानी अधूरी है। नज़मा ने कहा, मैं सुन रही हूं, बोलो। और अगले पल जमीन कांपने लगी। दीवारों से लाल धूल गिरने लगी और दरगाह के एक कोने से दीवार खुद ब खुद हटने लगी। उसके पीछे एक और कमरा था, छोटा, बंद और पूरी तरह से अंधेरे में। नज़मा ने माचिस जलाकर रोशनी की। उस कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, जिसने मुझे मारा वो अब भी जिंदा है और मेरी जगह कोई और लेने आ रहा है। नज़मा का दिल बैठने लगा। कोई और? क्या फैजा की रूह अब किसी और जिस्म में आने की कोशिश कर रही थी? क्या उसकी जगह लेने के लिए अगला शिकार तैयार था? और वो कौन था जो उसे अब भी जिंदा रखना चाहता था? इसी बीच हवेली में बैरम खान जोर से चिल्ला उठा, रुको, मत खोलो वो कमरा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमरे के अंदर से एक साया बाहर निकला। बैरम खान की हवेली से उठती चीख ने पूरे गांव का सन्नाटा तोड़ दिया। जो भी घर में था दहशत में बाहर भागा। लेकिन नज़मा और सलमा दरगाह के उस अंधेरे कमरे के सामने खड़ी थी, जहां से वो साया बाहर निकला था। धीरे धीरे धुएं की तरह एक परछाई दीवार से अलग होकर सामने आई। उसकी आकृति साफ नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी का बोझ हवा में महसूस हो रहा था। ठंडी लहर, कांपती सांसें और एक अजीब सी खुशबू, जैसे केवड़ा और खून एक साथ मिल जाए। सलमा ने कांपती आवाज में कहा, दीदी, ये क्या है? नज़मा ने अपने डर को काबू करते हुए जवाब दिया, ये वो है जो सच छुपाता रहा, अब वो खुद बाहर आ गया है। साया धीरे धीरे ठोस होता गया और तभी उसके चेहरे की झलक मिली। चेहरा आधा औरत का, आधा मर्द का, जैसे दो जिंदगियां एक जिस्म में बंद हों। मैं फैजा नहीं हूं, साये ने बोला। उसकी आवाज मानो किसी पुराने रेडियो से आ रही हो। तो फिर तुम कौन हो? नज़मा ने पूछा। मैं वो हूं जिसे मरना नहीं आया, जिसे जीने की इजाजत भी नहीं मिली। साया हवा में ऊपर उठा और एक झटके से सलमा की ओर बढ़ा। सलमा चीखते हुए पीछे हट गई, लेकिन साया उसके सिर के ऊपर मंडराने लगा। उसके माथे पर फिर वही लफ्ज चमकने लगे, नींद मेरी है, जिस्म तुम्हारा। नज़मा ने तुरंत अपने बैग से वो लोहे की कील निकाली जो उसने पुराने पीर बाबा के कमरे से ली थी। उसे यकीन था, ये किसी पुराने ताबीज का हिस्सा है जिसे फैजा की रूह से जोड़ा गया था। ठहरो, नज़मा ने चीखते हुए कील हवा में लहराई।
ये ताबीज तुम्हारी कैद को तोड़ सकता है, लेकिन इसके बाद तुम किसी और में समा नहीं सकोगी। साया रुक गया। कुछ पल के लिए हवा थम गई। क्या तुम मेरी कहानी सुनोगी? साया बोला। हां, नज़मा ने कहा। साया धीरे धीरे जमीन पर उतरा और उसी के साथ पूरा अतीत आंखों के सामने जीवित हो उठा, जैसे दरगाह की दीवारें एक फिल्म बन गई हों। उस कमरे में अब एक नया दृश्य उभरा। एक छोटी सी लड़की, जिसकी मां उसे पढ़ने भेजना चाहती थी, लेकिन गांव के जमींदारों को यह बात नागवार थी। वही लड़की बड़ी होकर फैजा बनी। उसने इमरान से प्यार किया और जब दोनों भागकर शादी करना चाहते थे, तब बैरम शाह ने उन्हें रोक लिया। लेकिन फैजा को जिंदा दफनाने के बाद भी कहानी वहीं नहीं रुकी। दरगाह के नीचे सिर्फ एक लाश नहीं दफनाई गई थी। एक और लड़की को, जो फैजा की बहन थी, उसको भी कैद किया गया था। उसका नाम था जीनत। वो नहीं मरी थी। उसे जिंदा रखा गया, लेकिन लोगों की नजर से छिपाकर। वो साया जीनत का है, नज़मा ने धीरे से कहा। हां, साया बोला, मैं जीनत हूं। मेरी बहन मारी गई, मेरा प्यार छिना गया, और जब मैं अपनी आवाज दुनिया को सुनाना चाहती थी, मुझे भी दरगाह के अंधेरे में बंद कर दिया गया। सलमा अब तक हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। फिर तुमने सलमा को क्यों चुना? नज़मा ने पूछा। क्योंकि ये मेरी जैसी है, जीनत की आवाज भर आई। इसे भी चुप रहने को कहा गया। इसके सपने भी कुचले जा रहे थे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसका अंजाम मेरे जैसा हो। मैं चाहती थी कि कोई मेरी कहानी सुने, कोई मेरी बहन को इंसाफ दिलाए। नज़मा ने सलमा की ओर देखा। वो अब होश में आने लगी थी। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन चेहरा शांत होता जा रहा था। अगर मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊं, तुम्हारी और फैजा की कहानी सबके सामने लाऊं, तो क्या तुम चैन से जा सकोगी? साया धीरे धीरे मुस्कराया और फिर बोला, हां, लेकिन सच को मिटने मत देना। मेरे बाद और भी हैं, जिनकी नींद छीनी गई है। उसके साथ ही हवा फिर से ठंडी हुई और साया हवा में घुल गया, मानो कभी था ही नहीं। सलमा ने गहरी सांस ली और कहा, दीदी, अब कुछ ठीक लग रहा है। नज़मा ने उसे गले लगाया, लेकिन जब दोनों दरगाह से बाहर निकलने लगी, तभी एक और झटका उन्हें लगा। दरगाह की दीवार पर एक नया निशान था, खून से लिखा हुआ। मैं नहीं गई, अब वो आएगा। नज़मा ने हैरानी से देखा। वो कौन? सलमा की आवाज कांप गई। दीदी, दरगाह में कोई और भी था क्या? एक मर्द जो फैजा को चाहता था। नज़मा को अब समझ आ गया था। कहानी अभी अधूरी थी। अब सिर्फ फैजा और जीनत की नहीं, बल्कि उस आदमी की भी थी, जिसने प्यार के नाम पर धोखा दिया और जो अब वापस आने वाला था। वो रात जिंदगी की सबसे स्याह रात थी। हवा एकदम बंद थी, मगर दरगाह के पास खड़े नज़मा और सलमा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज उनकी छाती पर बैठी हो। दीवार पर खून से लिखा वो आखिरी पैगाम, मैं नहीं गई, अब वो आएगा, अब भी ताजा था, जैसे अभी किसी ने लिखा हो। नज़मा ने अपने मोबाइल की टॉर्च से दीवार को दोबारा देखा। निशान थोड़ा नीचे फैल चुका था, जैसे किसी ने उंगली से उसे खींचा हो। सलमा बोली, दीदी, क्या मतलब है इसका? कौन है वो? नज़मा ने गहरी सांस ली। अगर फैजा की मौत हुई और जीनत को दरगाह में बंद कर दिया गया, तो सवाल यह है कि उन्हें यह सब किसने किया? सलमा धीरे धीरे बोली, बैरम शाह। नज़मा ने सर हिलाया। बैरम शाह सिर्फ नाम था, असली दिमाग कोई और था। वो जो फैजा से प्यार का नाटक कर रहा था,
वो जो इमरान को मरवाकर खुद दरगाह का वारिस बन गया। सलमा की आंखें फैल गई। मतलब कोई तीसरा था? उसी पल दरगाह के भीतर से एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई पुरानी दीवार गिर गई हो। जमीन हिलने लगी और दरगाह का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर से तेज धुआं बाहर निकला और फिर एक आदमी की चीख गूंज उठी। नजमा और सलमा दोनों अंदर की ओर भागी। अंदर का मंजर खौफनाक था। पुरानी मजार के पीछे एक गुप्त तहखाना खुल चुका था, जिसमें से पुरानी सीढ़ियां नीचे जाती थी। नजमा बोली, शायद वही है उसका राज। दोनों नीचे उतरी। सीढ़ियां लंबी थी और नीचे की हवा भारी और दमघोंटू। आखिर में एक पत्थर का कमरा मिला। वहां एक पुराना पलंग, दीवार पर लोहे की जंजीरें और एक कोने में लकड़ी का संदूक पड़ा था। संदूक खोला गया। अंदर से कुछ पुरानी चिट्ठियां, खून से सनी एक साड़ी और एक तख्ती निकली जिस पर नाम लिखा था, मौलवी सलीम अख्तर। सलमा बोली, ये नाम तो कभी सुना ही नहीं दिया। नजमा ने चिट्ठियों को पढ़ा। एक में लिखा था, फैजा, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे चाहने लगा था, पर तू मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाई। इमरान तुझसे शादी करने वाला था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने बैरम शाह को सब बता दिया। फिर जो हुआ वो तुझे पता है, पर अब जब तू इस दुनिया में नहीं है, मैं खुद को रोज रोज खत्म कर रहा हूं। मेरी रूह अब कभी सुकून नहीं पाएगी। सलमा सिहर गई। इसका मतलब मौलवी सलीम ने ही सब करवाया? नजमा बोली, हां, और वो मरने के बाद भी चैन से नहीं गया। उसकी रूह अब भी यही है और शायद उसी ने जीनत को भी दरगाह में बंद कराया ताकि कोई उसकी सच्चाई न जाने। तभी कमरे में चारों तरफ से दिए अपने आप जल उठे। हवा में एक तेज सरसराहट गूंजी और सामने एक आदमी की छाया उभरी। लंबा कुर्ता, दाढ़ी और आंखों में नफरत की आग। तुम लोग मुझे सुकून नहीं लेने दोगे? वो चीखा। नजमा चिल्लाई, सलीम, तेरा सुकून अब तेरे गुनाह के सामने छोटा पड़ गया है। तूने फैजा को धोखा दिया, इमरान को मरवाया, जीनत को जिंदा दरगाह में दफन किया। अब तुझे इंसाफ से कोई नहीं बचा सकता। साया जोर से चीखा और दीवारों से आग निकलने लगी। पूरा तहखाना थरथराने लगा। नजमा ने उस लोहे की कील को जमीन में गाड़ दिया और तख्ती को उस पर रख दिया। उसी के साथ चिट्ठियां और खून से सनी साड़ी भी उस जगह रखी गई। तेरे गुनाह अब उजागर हो चुके हैं। नजमा बोली, अब तुझमें किसी के सपनों में आने की ताकत नहीं बची। साया कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू जैसे धुआं बनकर निकलने लगे। फिर वो जोर से चिल्लाया और दीवार से टकरा गया। पल भर में तहखाने की सारी दिए बुझ गए और हर तरफ अंधेरा छा गया। धीरे धीरे एक सन्नाटा उतर आया। सलमा बोली, वो चला गया? नजमा ने जवाब दिया। अब उसकी रूह ने चैन पाया, क्योंकि उसके गुनाहों का पर्दा फाश हो गया। दोनों बाहर आई। दरगाह की हवाओं में अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे सदियों की कोई बंद सांस अब खुल गई हो। अगले दिन नजमा ने गांव के चौपाल में सबको सच्चाई बताई। चिट्ठियां, सबूत, जीनत की मजार और फैजा की अधूरी कहानी सब सामने लाई गई। लोगों ने पहली बार उस दरगाह की असली इज्जत की। अब वो डर की जगह नहीं रही, बल्कि इंसाफ और सच्चाई की मजार बन गई थी। सलमा अब स्कूल जाती थी और अपनी बात कहने से नहीं डरती थी। नजमा ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा लिया और वो दरगाह जहां शाम के बाद कोई चादर नहीं चढ़ाता था, अब वहां रोज शाम को एक दिया जलाया जाता था। फैजा, जीनत और उन सब के नाम जिनकी नींद चुरा ली गई थी।
क्योंकि अब कोई सपनों में नहीं मरा करता था। अब नींद सच की होती थी, और सच डर से बड़ा होता है। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।